नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सुई का कांटा 10 बजे को पार कर चुका है, लेकिन मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रफ्तार लगभग पूरी तरह से ठप है। अगर हॉर्मुज से गुजरना है तो ईरान की परमिशन चाहिए ही होगी। ऐसे में अब ईरान के इस एक्शन से नाटो देशों में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन असली हड़कंप ट्रंप के 2 सेकंड वाले बयान ने मचाया, जिसे दुनिया न्यूक्लियर वॉर के ट्रेलर के रूप में देख रही है। मिडिल ईस्ट वॉर का आज 21वां दिन है और ट्रंप के 2 सेकंड वाले बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा है कि 2 सेकंड में युद्ध खत्म कर सकते हैं। सवाल यह है कि 2 सेकंड में युद्ध खत्म करने का मतलब क्या है? क्या ट्रंप न्यूक्लियर हमले के संकेत दे रहे हैं? और संकेत से ज्यादा क्या डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं? क्योंकि 2 सेकंड में युद्ध करने का मतलब तो युद्ध खत्म करने का मतलब तो यही निकला। हालांकि ट्रंप ने पर्ल हार्बर का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से पहली बार परमाणु हमले का इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। इसके अलावा क्या मिडिल ईस्ट में अब नाटो देशों की एंट्री होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल नाटो देश इस युद्ध से दूरी बनाए हुए थे। कल तक ये दूरी बनाई थी। अमेरिका को कई बार नाटो देशों ने ठेंगा दिखाया, लेकिन अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान को खुलेआम वार्निंग दे दी। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू भी ये क्लियर कर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में नहीं धकेला। अमेरिका अपने फैसले खुद लेता है। दरअसल नेतन्याहू पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ट्रंप पर दबाव बनाया और इसी वजह से अमेरिका को युद्ध में आना पड़ा। लेकिन हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट में जो भयंकर जंग छिड़ी हुई, इजराइल ईरान में तबाही मचा रहा है और ईरान इजराइल के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने, क्या चल रहा है युद्ध में, उसको समझाने के लिए आपके सामने 6 तस्वीरें। इन सबके बीच मिडिल ईस्ट वॉर की फिलहाल सिचुएशन रिपोर्ट क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से सबसे बड़ा संकट एनर्जी सेक्टर को लेकर सामने आ रहा है। कतर में एलएनजी टर्मिनल अटैक से हड़कंप मच गया। इस हमले के बाद गैस की कीमतों में 10% का इजाफा हो चुका है। ईरान कह रहा है कि उसने साउथ पार्ट्स पर अटैक का बदला लिया है। इसके अलावा ईरान में बड़े पैमाने पर टारगेटेड किलिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत हो चुकी है। इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब भी मारे गए हैं। डिवीजन कमांडर इमाम हुसैन की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जिस पर ईरान ने कहा है कि यह दुश्मनों का कायराना हमला है और ईरान कहता है कि वो एक एक शहादत का बदला लेगा। इधर लेबनान में आईडीएफ की तबाही भी जारी। साउथ लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। अब तक यहां 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इजरायली हमलों में अब तक 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं ईरान के अंदर। यही हाल लेबनान का है, यहां पर भी लगातार मौतें हो रही हैं। हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल असेट्स को भी इजराइल ने टारगेट किया है। वॉर में अमेरिका कैसे भूमिका निभा रहा है, अब उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पेंटागन दावा कर रहा है कि ईरान में 7000 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया जा चुका है। इसके साथ ही यह खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में ट्रूप्स बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मतलब कि जो अमेरिकी बेसिस थे अब तक, जहां पर जितने सैनिक तैनात थे उससे ज्यादा सैनिक अमेरिका की ओर से अपने बेसिस पर तैनात किए जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान कह रहा है कि हम अपनी शहादत का बदला लेंगे। 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। एवीएम पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ और कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। श्रीवास्तव सर, मैं शुरू आप ही से करता हूं और डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर बात होनी चाहिए सर, जिस पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 सेकंड में युद्ध खत्म कर सकते हैं। ये 2 सेकंड का मायना क्या निकाला जाए सर? वो क्या तरकीब, वो क्या युक्ति हो सकती है जिससे वो 2 सेकंड में युद्ध खत्म कर दें? अनुराग, इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सोच रहे हैं कि हम युद्ध को खत्म करें, क्योंकि इससे जो आर्थिक संकट आ रहा है, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। मैं आप बताऊं, कैलिफोर्निया में जहां $5 का 1 गैलन तेल मिलता था, गैस जिसको वो लोग बोलते हैं, अब $8 का मिल रहा है। तो वहां पर भी एक संकट गहरा रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसका कहने का मतलब है कि ऑलरेडी ट्रंप कहते रहे कि हमें जो विजय पानी थी हम पा चुके हैं, तो वो अपनी विजय घोषित कर देंगे। विजय घोषित करने के बाद वो अपने आप को इससे अलग कर लेंगे। और जहां तक वहां हमले का सवाल था, जो उन्होंने साउथ पार्ट्स में हुआ था, उस हमले से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और कहा ये इजराइल का अपना अकेला फैसला था। जबकि इजराइल के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का जो बयान पहले आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये उनसे पूछ के किया है। तो इन सब से ये लग रहा है ऑफ रैंपिंग की तैयारी हो रही है, जिसमें विजय घोषित की जाएगी और विजय घोषित करने के बाद वो कहेंगे कि अब हम इससे अलग हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने पा लिया। रेजिम चेंज जो हमें करना था हमने कर लिया, और जो फर्स्ट लेयर था, सेकंड लेयर था, जो हार्ड लाइनर से उनको हमने किया जाएगा पूरी दुनिया में और अमेरिका के अंदर, क्योंकि लक्ष्य तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था। क्या वो रुका? लक्ष्य तो रिजीम चेंज करना था, लेकिन अभी भी सुप्रीम लीडर
मुस्तफा खामेनेई हैं, जो कि खामेनेई रिजीम से ही आते हैं। तो क्या अमेरिका ने ये वो लक्ष्य हासिल कर लिया जिसको वो दिखाकर वहां पर युद्ध में कूदे थे? इस पर बात करेंगे और वो 2 सेकंड वाली चीज को डिकोड जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो ईरान की जमीन पर फिलहाल अपनी सेना तो उतारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर वो चाहें तो सिर्फ 2 सेकंड्स में युद्ध को खत्म कर सकते हैं। ट्रंप कह रहे हैं मौजूदा हालात में दुनिया बहुत अस्थिर है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि किसके पास कौन से हथियार हैं, कितनी शक्ति है। ट्रंप ने कहा कि ईरान दुनिया के लिए गंभीर खतरा है और इस बात पर उनसे सभी देश सहमत हैं। 2 सेकंड में युद्ध खत्म करना, इसका एक मायना यह कि अमेरिका इस युद्ध से खुद को विड्रॉ कर ले, अपने आप को जीत घोषित कर दे, या दूसरा वो कोई ऐसा हमला करे कि सब कुछ खत्म हो जाए ईरान के अंदर। और अब तक दुनिया में दर्शकों एक बार न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो चुका है और उसमें कैसे सेकंड्स में चीजें खत्म हुई है दुनिया देख चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने एक के बाद एक 2 परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए थे। ये बम इतनी तीव्रता वाले थे कि कुछ सेकंड्स के अंदर लाखों लोग मौत की नींद सो गए। उसके बाद कई दशकों तक दोनों देशों में जीवन पनप नहीं पाया। हमले के सालों बाद तक जो बच्चे होते थे उन पर न्यूक्लियर बम का असर दिखता था। यानी जो न्यूक्लियर बमों की धमकी इशारों में ट्रंप ने दी वो मानवता के सीधे खिलाफ है। अगर सेकंड्स में जंग खत्म करनी है तो इस तरह का कोई हथियार लेकर आना होगा। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का कोई हथियार लेकर आना होगा जो पूरी तरह से पूरे देश का सर्वनाश कर दे। तो क्या ये सोच रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप? मैं आपको उस वक्त जो एटम बम गिराया गया था उसको लेकर कुछ और जानकारियां देता हूं। देखिए जापान में क्या हुआ था। ये 10 सेकंड, ये जो टाइमिंग है दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 सेकंड वाली बात, ये 10 सेकंड पहले जब हमला हुआ था तब, अब 2 सेकंड की बात की जा रही है। तब कम इंटेंसिटी वाले बम हुआ करते थे परमाणु के, अब ज्यादा इंटेंसिटी वाले। तो हुआ क्या था दरअसल, 10 सेकंड में कैसे खत्म हो गया था जापान का हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया गया था। परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। यह अमेरिका ने तैयार किया था। हमले का समय था सुबह 8:15। शहर के 600 मीटर ऊपर बम में धमाका हुआ। धमाके से पहले सेकंड्स में तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरे शहर में सूरज से ज्यादा तेज रोशनी चमक उठी और लाखों लोग उस वक्त मारे गए थे। दूसरे सेकंड में 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धमाके की आवाज सुनाई गई। 3 से 5 सेकंड्स के बीच आग लगी, इमारतें धराशायी हो गई। जब हिरोशिमा पे बम गिरा 5 से 10 सेकंड के बीच शहर में आग का तूफान आ गया। सिर्फ 10 सेकंड में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दर्शकों सेकंड्स वाली बात जब होती ना तो इस तरह के हमले करने पड़े, और जब इस तरह के हमले होते हैं तो पूरा का पूरा देश या शहर बर्बाद हो जाता है। जगह और समय जहां नागासाकी में बम गिरा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी, यहां पर बम गिराया गया। अमेरिकी परमाणु बम का नाम था फैटमैन। हमले का समय सुबह 11:02। शहर के 500 मीटर की ऊंचाई पर यह बम फटा। पहले सेकंड्स में शहर में तेज रोशनी चमकी। अगले 1 से 3 सेकंड में घर, फैक्ट्री, इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गए। अगले 3 से 10 सेकंड में शहर में मौत का तांडव होने लगा। धमाके और आग से एक झटके में 50,000 मौतें हुई थीं। यह कहानी है नागासाकी की। यह बिल्कुल हिरोशिमा की तरह ही है। तो इसीलिए जब कोई कहता है कि सेकंड्स में जंग खत्म कर देगा या सेकंड्स में तबाही ले आएगा, तो यूएस राठौर सर सवाल यह होता है कि क्या अब मन में प्लानिंग न्यूक्लियर वॉर की है? यूएस राठौर। जी हाँ अनुराग, इसको संदर्भ में देखना चाहिए। ये ओवल ऑफिस में जापान की प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठी हैं। उन्होंने पर्ल हार्बर का भी जिक्र किया और 2 सेकंड का भी जिक्र किया। वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने बहुत ही जुडिशियसली फोर्स अप्लाई की है, हम चाहें तो 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर इसको हमें एस्केलेट करना होगा तो हम परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप देखिए कि दूसरे बयानात क्या आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी मिसाइल की क्षमता ईरान की नहीं रही। वो कह रहे हैं कि अभी न्यूक्लियर क्षमता भी नहीं रही। तुलसी गबार्ड का भी बयान आ गया, ये भी आ गया। तो एक जगह कहीं लग रही है कि धीरे से अब कि एक फेस सेविंग एक्शन के साथ ये युद्ध से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका अब जो है पूरे दुनिया का ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जो कि ऑयल संकट की वजह से वहां खड़ा हुआ है।
तो उनका सीधा मतलब है कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी जगह मिलती है, लीवे मिलती है, फेस सेविंग मिलती है, तो ये वापस आएंगे। लेकिन ये विक्ट्री नहीं है, ये हमेशा एक इनकम्प्लीट कैंपेन रहेगी अमेरिका और इजराइल के लिए, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने जून 2025 में की थी। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, क्योंकि अमेरिका के लिए फेस सेविंग बहुत जरूरी है। अगर दुनिया का दादा बनना है, जो अमेरिका बनने की कोशिश करता है, अगर दुनिया का दादा बने रहना है तो ये बताना पड़ेगा कि हम ताकतवर हैं, और अगर वो ताकतवर दिखने की जरूरत है तो इस जंग में डोमिनेंट विक्ट्री की जरूरत है। और क्या वो अमेरिका को इस तरफ ले जा रहा है कि वो परमाणु अटैक करें, जैसा कि बयानों में नजर आता है या समझ में आता है डोनाल्ड ट्रंप के? देखिए अनुराग, एक बात बहुत साफ है कि अपने आप को दादा बनाए रखने के लिए उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है जी कि मैं 2 सेकंड में ऑब्लिटरेट कर सकता हूँ, जो उनका बहुत चिरपरिचित शब्द है, पूरे ईरान को। मगर ईरान में अगर वो परमाणु अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो आप देखिए रस लफान में जो हमला हुआ है उससे जो कतर की स्थिति हुई है कि 17% जो गैस की प्रोडक्शन था वो कम से कम 3 से 5 सालों के लिए खत्म हो गया है। उसकी त्रासदी पूरे विश्व को झेलनी ही पड़ेगी। और ये बात अब समझ में आ गई है, अगर वहां वो वैसा हमला करते हैं जैसा कर रहे हैं, करने की धमकी सी दे रहे हैं, वो नहीं होगा। वो ये कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई भी दिखाता मेरे पास शक्ति है, लेकिन मैं विश्व हित में इस शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। तो ये ऑफ रैंपिंग की ज्यादा एक तरीके से वो लग रही है, योजना लग रही है। लेकिन क्या कि हम रिलायबल है फर्दर जाएंगे, एस्केलेट करेंगे। मैं कह रहा हूं, एक बात और मैं बता दूं, एक चीज सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। क्या ट्रंप रिलायबल है? क्योंकि अमेरिका में हर राष्ट्रपति के लिए अपने आप को ज्यादा बड़ा प्रूफ करना, पिछले राष्ट्रपति के मुकाबले अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाना, ये हर राष्ट्रपति की कोशिश रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो क्या ट्रंप रिलायबल है कि वो वाकई में दुनिया के बारे में सोचेंगे? कुछ दिन पहले तक तो उनको पीस प्राइज चाहिए था, आज जंग पर खड़े हैं वो। देखिए अनुराग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रंप की रिलायबिलिटी का क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जीरो है। उनके अपने नाटो एलाइज उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अपने एलाइज जो हैं वो सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, अगर आप ऐसे नहीं देंगे तो हम फोर्सफुली ले लेंगे। और तो ये सारी चीजें जो हैं वो ट्रंप की रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन ट्रंप की मजबूरियां हैं। ट्रंप की मजबूरियां यहाँ काम आएंगी। यहाँ ट्रंप की मजबूरी, अगर आप डोमेस्टिक ऑडियंस को देखिए, कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं रहा है 30 से 40 सालों में जिसने अगर वॉर शुरू की हो या किसी वॉर में गया हो और उसकी अप्रूवल रेटिंग कम हो गई हो। इनकी अप्रूवल रेटिंग कम हो गई है। दूसरी चीज ये रही कि इनके जो अपने सपोर्टर्स हैं, जो थिक मागा सपोर्टर्स थे, जो कैंट निकल गए, इनके जो काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ थे वो भी निकल गए, उन्होंने छोड़ दिया, वो आके बातें कर रहे हैं। तो इनका जो मागा बेस है, जो माना जाता है कि बिल्कुल सॉलिड है, वो भी अपने आप में उससे फ्रैक्चर आ रहा है। आपने जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है उनको आपने 1-2 दिन में कुछ बोलते हुए देखा था, अदरवाइज हमेशा से शांत है। बिल्कुल। तो उसका उन्होंने ये भी कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट और मेरे बीच में फिलोसफिकल डिफरेंस है। अगर आप इन सब बातों को जोड़िए, ट्रंप एक तरीके से अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ये जरूर फील कर रहे हैं कि वो ऐसी जगह घुस गए। लेकिन जब ये 2 सेकंड वाला बयान आया, पीके श्रीवास्तव सर, मैं राठौर सर के पास जा रहा हूं। राठौर सर, जब ये बयान सामने आया, बड़ी 3 चीजें ना बड़ी हिट करने वाली। एक तो पहला कि 2 सेकंड में कर देंगे। 2 सेकंड में कैसे होगा वो हम अपने दर्शकों को बता चुके, हिरोशिमा और नागासाकी के पूरे एग्जाम्पल से। दूसरा, जापान की प्रधानमंत्री बैठी हुई थी। तीसरा, पर्ल हार्बर का जिक्र। क्या ये महज एक संयोग है, ये इत्तेफाक है, या इसके पीछे सोची समझी कोई प्लानिंग है, एक मैसेज देने की भी कोशिश है, या वाकई दिमाग में कुछ पक रहा है कि भाई न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करो, सब खत्म करो? देखिए, ट्रंप जो है बहुत ही अनडिप्लोमेटिक है, ब्रैश है। अगर आप जापान की प्रधानमंत्री के साथ अपने ऑफिस में बैठे, जो कि स्वयं एक महिला है, और वहां पे आप पर्ल हार्बर की बात करते हैं, तो कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होगी। उसके बाद आप 2 सेकंड का भी आप जिक्र करते हैं, तो ये तो उनकी डिप्लोमेसी या कर्टसी के बारे में जो कुछ न कहा जाए वो बेहतर होगा। यहाँ पर यह है कि ट्रंप को हमेशा से ये एक चीज कहने की आदत है। इसी ओवल ऑफिस में उन्होंने किसकी बेइज्जती नहीं की है? जेलेंस्की की बेइज्जती की है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की बेइज्जती की है,
वो चलिए इसको अलग करते हैं, लेकिन ईरान युद्ध के अंदर अब ये चीज साबित हो गई है कि वो फेस सेविंग करके बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध पहली बात है उनकी उम्मीद से आगे बढ़ गया है और उम्मीद से ज्यादा भयावह और विनाशकारी हो गया। बिना तैयारी के वॉर में गए और उसके बाद क्या हो रहा है वो तस्वीरें पूरी दुनिया को नजर आ रही है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं सर, फिर आपका रुख कर रहे हैं वॉर जोन से। इस वक्त की बड़ी खबर ये, ईरान पर यूएस इजराइल का हमला जारी। आईआरजीसी के ठिकानों पर लगातार अटैक किया जा रहा है। करमान और शाजंद अराक पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले, इस वक्त ऐसा मानकर चला जा रहा है कि आईआरजीसी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ईरान की सेना अलग है, आईआरजीसी अलग है, लेकिन आईआरजीसी इस वक्त सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और ऐसे में आईआरजीसी के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, इसकी ये तस्वीर आपके सामने। इजराइल और अमेरिका की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। करमान और शाजंद अराक शहर पर हमला किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के मिसाइल भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेल अवीव पर मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की ओर से। रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये तेल अवीव की तस्वीर है। मिसाइल अटैक के बाद कैसे वहां पर जबरदस्त आग भड़क उठी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिसाइल अटैक लगातार ईरान कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी ताकत है ईरान की। और इजराइल दावा कर रहा है कि अब बहुत कम क्वेश्चन में, मतलब बहुत कम संख्या में ईरान के पास उसकी ताकत यानी कि मिसाइलें बची हुई हैं, ड्रोन्स बचे हुए हैं। बहुत जल्दी से पीके श्रीवास्तव सर, कौन सही बोल रहा है, ये धमाके की तस्वीर जिसमें ये दिख रहा है कि ईरान अभी भी धमाके कर रहा है, या बेंजामिन नेतन्याहू सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा हद तक ईरान की मिसाइलों को खत्म कर दिया है? दोनों बातें सही हैं अनुराग। उन्होंने बहुत सारी क्षमता ईरान की खत्म की है, लेकिन दूसरी बात भी है कि ईरान के पास अभी बची हुई क्षमता है। वो उनके पास मिसाइल्स का अभी भी भंडार है, उनके पास ड्रोन्स का अभी भी भंडार है, वो चोट अभी भी पहुंचा सकते हैं। और ईरान को अगर बहुत मजबूर किया जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं इस युद्ध में, तो वो जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं और डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जीसीसी कंट्रीज में, उन पर अटैक करना शुरू कर देगा। और ये टारगेट्स मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ओपन है, बहुत वल्नरेबल हैं। तो ईरान के पास अभी हथियार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। अगर ये चीजें उसके हाथ में है तो उसकी क्षमता खत्म नहीं हुई है, कमजोर जरूर हुआ है। उसके 7,000 टारगेट्स पर आपने हमला किया है। आईआरजीसी की आपने कई लेयर्स को हटा दिया है, लेकिन आईआरजीसी अनुराग समझने वाली बात है, एक अपने आप में हाइड्रा है। ये बिल्कुल स्प्रेड आउट, जिसको हम मोज़ाइक डिफेंस सिस्टम करते हैं, उसके आधार पर बनाया गया है। जिसके कमांडर्स जो 31 प्रोविंसेस में हैं, वो सारे के सारे अपने आप में अकेले युद्ध को चलाने के लिए काफी हैं। उनके अपनी सप्लाई चेन्स हैं, अपनी मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं और अपना टारगेट्स हैं। तो ये कहना कि ईरान अब बिल्कुल मर चुका है, वो नहीं है। हाँ, ईरान की क्षमता जरूर कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर, तो ईरान क्या प्लान कर रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन इन सबके बीच मिडिल ईस्ट के जंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने 24 घंटे में 6 राष्ट्रों के अध्यक्षों से बातचीत की। ये पूरी खबर मैं आपको समझाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शेख तमीम से बातचीत की। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने भाई कतर के शेख तमीम से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि एनर्जी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की हम निंदा करते हैं। आपको बता दें कि ईरान ने कतर के एलएनजी टर्मिनल पर हमला किया था। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था, चूंकि यह टर्मिनल दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल है। ये जब तबाह हो रहा था तो इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सांत्वना दी, और चूंकि भारत भी यहां से डील करता है तो ये भारत के भी हितों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के प्रधानमंत्री से भी चर्चा की। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने भाई जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वॉर के बीच फंसे भारतीयों की वापसी में मदद के लिए दिल से सराहना भी की है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के अहम सहयोगी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी पीएम नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने प्रिय मित्र इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की। इस दौरान पश्चिम एशिया के हालात और तनाव को कम करने पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी एशिया में चिंताजनक हालात पर चर्चा की अनवर इब्राहिम के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट वॉर पर लगातार नजर बनाकर रखी है, और इसी के तहत उन्होंने ओमान के प्रमुख सुल्तान हैथम बिन से भी बातचीत। इस दौरान भारत और ओमान ने हॉर्मुज से सुरक्षित आवागमन के पक्ष में सहमति भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के प्रिंस शेख सबा अल खालिद से भी फोन पर बातचीत। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कुवैत की संप्रभुता पर जो हमले किए गए उसकी कड़ी निंदा की है।
यानी कि संकट की घड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस ये कि किसी भी तरीके से भारत में तेल या गैस का क्राइसिस ना बढ़ सके। और यही वजह है कि लगातार बातचीत जो है प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है और ये बातचीत माना जा रहा है कि डिप्लोमेटिक रूप से भारत को और मजबूत करे। इधर मिडिल ईस्ट में ड्रोन हमले की नई वेव शुरू हो चुकी है। आज तड़के कई देशों पर ड्रोन हमले हुए। ईरान ने नए हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर भी ईरान ने मिसाइलें छोड़ी हैं। सऊदी अरब ने 12 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए। बहरीन में भी ड्रोन हमले के बाद कुछ जगहों पर आग लगने की खबर है। कुवैत में भी ईरान की मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 2 सेकंड की बात कहते हैं तो इस बात को बल मिलता है कि क्या वो परमाणु हमले के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको ये बताते हैं कि परमाणु वॉरहेड यानी कि बम की सही जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज और उसके आधार पर जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक किसके पास कितने हथियार है मैं आपको ये बताता हूं। अमेरिका का परमाणु हथियारों का जखीरा 5177, कुल परमाणु हथियार जो है वो 5771 है। एक्टिव मोड में 1700 से 1800 बताए जाते हैं, जो बिल्कुल वॉर रेडी मोड में कभी भी इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका इसका। रिजर्व परमाणु बम बताया जाता है कि लगभग 2000 के पास में है। ये अमेरिका का रिजर्व कोटा है। परमाणु बम ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 400 के आसपास है अमेरिका के पास। परमाणु हमले में सक्षम पनडुब्बियां 14 हैं, जो कि संभवतः सबसे ज्यादा होंगी अमेरिका के पास। बम वर्षक विमान 70 अमेरिका के पास मौजूद है। और ऐसे में अमेरिका अपने आप को बड़ा मजबूत और ताकतवर समझता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हथियार इसके पास मौजूद है, तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत मानता है। अब आपको और दूसरे देशों के बारे में जानकारी देते हैं। परमाणु हथियारों की होड़ में किसके पास कितने हैं। रूस के पास 5459, अमेरिका के पास 5171 हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। चाइना के पास 600। इसके अलावा और दूसरे देशों के पास क्या है। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 255 परमाणु हथियार है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार माने जाते हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार माने जाते हैं। ये परमाणु दरअसल पूरी दुनिया में बताने के लिए है कि हमारे पास कितनी ताकत मौजूद है। हमारी सारी आर्टिलरीज और हमारी सारी सेनाओं के साथ में कहा जाता है कि जिसके पास ज्यादा परमाणु उसका उतना डोमिनेंस इस पूरे वर्ल्ड में। उत्कर्ष राठौर सर, अगर ये परमाणु जखीरों की बात की जाए, ये कैसे देखना चाहिए? वैसे अगर नंबर्स में देखें अमेरिका सबसे आगे निकलता हुआ दिख रहा है, रूस और अमेरिका सबसे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या वाकई में कोई कर सकता है? क्योंकि सारे देशों को यह दिखाना है कि वो ह्यूमैनिटी के साथ हैं, वो इंसानियत की रक्षा करने के लिए मौजूद है, लेकिन फिर भी बम बनाने का सिलसिला इसलिए जारी है ताकि डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर रहे और मौका पड़ने पर 2 सेकंड वाली धमकी भी दी जा सके। देखिए अनुराग, ये एक ऐसा अस्त्र है जो कि एक ही काफी है और हो सकता है जिसके ऊपर दागा जाए उसको बदले की कार्रवाई में दूसरा दाग दे। भाई मैं जब इसके अलावा किसी के नहीं, तो इसमें आप रूस और अमेरिका और चीन के किसी को कम नहीं आंक सकते। इनके पास है, इनको पास लॉन्च सिस्टम है, हवा से, जमीन से, पानी से, ये सारी जगह से दाग सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। तो इसमें ये 3 जो है ये एक दूसरे के बराबर ही समझना चाहिए। और आपने सही कहा कि महाविनाश का अस्त्र है, इसको ना ही छुआ जाए तो अच्छा है। जहां तक इसकी डर, धौंस या डेटरेंस की वैल्यू है, उसके आगे इसके ऊपर विचार करना गलत है। और जो ट्रंप महोदय कहते हैं कि हम 2 सेकंड में कर देंगे, वही वहां से दिखाता है कि किस तरीके की मानसिकता के साथ वो युद्ध में उतरे हैं। और कोई भी उनकी धमकी को सीरियसली नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है। व्हाट्स योर टेक सर? मतलब इतने सारे नंबर्स में अगर देखें, परमाणु हथियार तो लोगों ने बना लिए, इस्तेमाल भी नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप को मनुष्य हितैषी दिखाना भी है, लेकिन साथ ही साथ धमकी देने के लिए ये नंबर्स बहुत काम आते हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका कर रहा है। अनुराग, आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल सर, श्रीवास्तव सर, ये सवाल आप ही से। हाँ, आपकी आवाज मैं मिस कर गया। देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया वॉर जो है पिछले 4 साल से चल रहा है और रशिया परमाणु क्षेत्र में बहुत सक्षम है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सिर्फ हम इसको हमेशा से बोलते आए हैं मैड का मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर जब तक आप पूरे प्लेनेट को तहस नहस नहीं करना चाहते, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसका इस्तेमाल किसी भी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से किसी भी युद्ध में
कारगर नहीं होगा। ये सिर्फ एक डिटरेंट की तरह है। अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। आप किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप विजय किस पर पाएंगे जब सब धूल धूसरित हो जाएगा? तो इसलिए ये अपने आप में एक धमकाने के लिए, और जैसा कि कर्नल राठौड़ ने बोला, बिल्कुल सही है। चाहे वो 700 हो, 1000 हो या 5000 हो, जितने हैं उतने बहुत ज्यादा हैं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके पास जो लॉन्चर्स हैं, हाँ, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरों के सामने ये रखने के लिए कि हम जो है आपको तहस नहस कर सकते हैं, उसके लिए काम आएगा। तो इस धमकी को 2 सेकंड वाली जो आप बता रहे हैं, और खास तौर से प्राइम मिनिस्टर जो जापान की आई हैं उनके सामने, ये वही है जो ट्रम्प हमेशा ओवल हाउस सच्चाई ये भी है, इस तरह की बातें जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं वो लीग में बहुत अलग खड़े हो जाते हैं, और जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है वो बहुत अलग खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए जो देश अब तक न्यूक्लियर संपन्न नहीं हो पाए वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी हमारे पास न्यूक्लियर हथियार आए, ताकि फिर कोई 2 सेकंड वाली धमकी जो है वो ना दे पाए। मैं एक बार फिर से आप दोनों के पास आऊं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान ने बीती रात हाइफा में मिसाइल अटैक किया। आसमान से मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, और राहत की बात यह है कि अब तक कोई नुकसान की खबर नहीं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाइफा में मिसाइल अटैक, जबरदस्त मिसाइल अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि आसमान से कई सारे मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, और इसके चलते लोगों के बीच दहशत मच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी कोई नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई।